हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 1 की ओर चलते हैं। विच मेथड इज द कोलेबोरेशन इन प्रोवाइडिंग केयर टू अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट्स अंडर द डायरेक्शन ऑफ ए प्रोफेशनल नर्स। एक प्रोफेशनल नर्स के दिशा निर्देशन में ग्रुप ऑफ पेशेंट्स की केयर करना, उनको केयर प्रोवाइड करना, ये क्या कहलाता है? कौन सा मेथड होता है इस प्रकार से जब किसी को केयर प्रदान की जाए, पेशेंट्स को केयर प्रदान की जाए? तो करेक्ट आंसर होगा इसका पहले ऑप्शन देखते हैं। ए मॉड्यूलर मेथड, बी केस मेथड, सी प्राइमरी मेथड, डी टीम मेथड। तो इस प्रकार के नर्सिंग में टीम मेथड प्रदान किया जाता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। टीम नर्सिंग एक नर्सिंग देखभाल मॉडल है जिसमें स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों का एक समूह रोगियों के एक समूह की देखभाल करने के लिए एक साथ काम करता है। यह मॉडल 1950 के दशक में कोलंबिया विश्वविद्यालय में एलेनोर लैम्बर्टसन द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पेशेवर नर्सों की कमी को दूर करने के लिए विकसित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी? आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक कौन है? ए सिगमंड फ्रायड, बी गेराल्ड कापलान, सी एरिक्सन, डी एंग्लो कार्लेटी। आधुनिक मनोविज्ञान के संस्थापक सिगमंड फ्रायड को माना जाता है, इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 1860 के दशक तक मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र के क्षेत्र की एक शाखा थी। जब यह जर्मनी में एक स्वतंत्र वैज्ञानिक अनुशासन के रूप में विकसित हुआ, प्रायोगिक अध्ययन के क्षेत्र में मनोविज्ञान की शुरुआत 1854 में जर्मनी के लिप्जिग में हुई थी। तो इस प्रकार जो मनोविज्ञान की शुरुआत मानी जाती है, साइकोलॉजी की शुरुआत मानी जाती है, ये जर्मनी से मानी जाती है और 1854 में ये शुरू हुई थी। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण के संस्थापक थे जो मानसिक बीमारी के इलाज के लिए एक विधि और मानव व्यवहार को समझाने वाला सिद्धांत था। ये जो इनका मनोविश्लेषण का सिद्धांत था सिगमंड फ्रायड का, ये मानव व्यवहार को समझने वाला सिद्धांत था। फ्रायड का मानना था कि हमारे बचपन की घटनाओं का हमारे वयस्क जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है जो हमारे व्यक्तित्व को आकार देता है। फ्रायड के अनुसार होता क्या है कि जो भी बच्चे बचपन में सीखते हैं बड़े होकर वही बनेंगे, ये बिल्कुल सत्य कथन था और इसी से उनका व्यक्तित्व और उनकी जो पर्सनालिटी है भविष्य में वैसी ही बन जाती थी जैसे वो बचपन में अपनी पर्सनालिटी या उनके जो माता पिता उनको अपने बच्चों को जैसा सिखाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलॉइड? निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलाइट का उदाहरण है? ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लाज्मा, डी रिंगर लैक्टेट्स। देखिए, जब भी आप कोई आईवी ड्रिप लगाते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि दो प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं, क्रिस्टलाइट्स और कोलॉइड्स। और ये जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं ये वाटर में सॉल्यूबल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये वाटर में घुलनशील होते हैं। जबकि एक कोलॉइड्स होते हैं, ये कोलॉइड्स क्या होते हैं सॉल्यूशन, ये वाटर में मान लीजिए जिस प्रकार से फैट है कि यदि हम पानी में जब बसा डालें तो वो घुलेगी नहीं, उसी प्रकार से इन कोलॉइड्स की कंडीशन रहती है, सस्पेंडेड रहता है, घुलता नहीं है। जबकि जो क्रिस्टलाइट सॉल्यूशन होते हैं ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का एक मिक्सचर होता है। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन डी में आरएल दिया गया है ये वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का मिक्सचर है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। यदि और भी उदाहरण की बात करें तो आरएल हो गया,
D5 हो गया, DNS हो गया, NS हो गया, ये सभी क्या होते हैं, क्रिस्टलाइट्स ही होते हैं। जबकि कोलाइट्स की बात करें तो जी अब पूरा सा जो ब्लड होता है, होल ब्लड एक क्रिस्टलाइट का उदाहरण है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ का ऑप्शन डी सही होता है। क्रिस्टलाइट पानी और इलेक्ट्रोलाइट विलयन से बने स्पष्ट तरल पदार्थ होते हैं और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए नॉर्मल सेलाइन, डेक्सट्रोस सॉल्यूशन और रिंगर लैक्टेट। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइट्स हैं। यदि कोलाइड्स की बात करें तो कोलाइड और क्रिस्टलॉइड में अंतर की बात करते हैं तो देखते हैं क्रिस्टलॉइड सस्ते होते हैं, प्रयोग में आसान है तथा तत्काल रिसक्सिटेशन मींस फ्लूइड रिसक्सिटेशन प्रदान करते हैं। सॉरी, यहां पर फ्लूइड रिसक्सिटेशन ना मान करके आप फ्लूइड रिटेंशन समझना। तो ये क्या करते हैं, जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं, जैसे कि किसी में पानी की कमी हो गई है तो उसके लिए पानी, जैसे बार बार किसी को डायरिया की शिकायत है तो क्या करते हैं, RL लगाते हैं। तो ये क्या करता है, फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है बॉडी में। तो इस प्रकार से जो कोलाइड्स हमने देखा, वाटर में सॉल्युबल इलेक्ट्रोलाइट्स कोलाइड्स होते हैं, और जबकि वाटर में सस्पेंडेड जो सब्सटेंस होते हैं वो विलयन क्या कहलाता है, कोलाइड विलयन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। What is also known as lipid that is necessary for normal transport and utilization of other lipids, especially in the liver? लिपिड के रूप में भी जाना जाने वाला वह पदार्थ जो सामान्य परिवहन और विशेष रूप से यकृत में अन्य लिपिड के उपयोग के लिए आवश्यक है। तो एक ऐसा कंपाउंड आपको बताना है जो कि आवश्यक है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन के लिए दूसरे लिपिड के लिए, उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए कार्डियोलिपिन, बी लेसिथिन, सी सेफेलिन, डी प्लाज्मोजेंस। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी इसका सही होगा। ये यहाँ पर जो लेसिथिन होता है ये ऐसा पदार्थ है जो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट और यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स में काम करता है। इससे संबंधित जो एक्सप्लेनेशन है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। लेसिथिन इज अ मिक्सचर ऑफ फैट्स दैट आर इसेंशियल टू सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। तो लेसिथिन एक ऐसे मिक्सचर होते हैं फैट्स के जो ह्यूमन बॉडी सेल्स के लिए इसेंशियल होते हैं। इट कैन बी फाउंड इन मैनी फूड्स इंक्लूडिंग सोयाबीन्स एंड एग योग्स। यह कई प्रकार के खाने में मिल सकता है और विशेष तौर पर यह पाया जाता है सोयाबीन में और अंडे की जर्दी में। इन द डाइट लेसिथिन इज द मेन सोर्स ऑफ कोलिन। तो लेसिथिन जब खाने के द्वारा लिया जाता है तो ये अंदर जाकर के कोलिन सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, तो कोलिन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। अ न्यूट्रिएंट सिमिलर टू द बी विटामिन, यहाँ पे B12 होना चाहिए। B12 विटामिन के ये समान होता है जो लेसिथिन है। लेसिथिन इज कन्वर्टेड इनटू एसिटिल कोलिन। तो लेसिथिन जब हमारे शरीर में जाता है तो ये एसिटिल कोलिन में कन्वर्ट हो जाता है। और एसिटिल कोलिन क्या होता है, ये ट्रांसमिट करने का काम करता है नर्व इंपल्स को। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि नर्व इंपल्स हमारा अच्छा रहे तो इसके लिए एसिटिल कोलिन एक बहुत आवश्यक कंपाउंड होता है। लेसिथिन इज द टर्म फॉर ए ग्रुप ऑफ लिपिड्स। तो लेसिथिन क्या है, एक इसमें कई प्रकार के वसाओं का एक समूह है लेसिथिन, विच फॉल्स अंडर दी फॉस्फोलिपिड ग्रुप, जो कि फॉस्फोलिपिड ग्रुप के अंडर में आता है। लिपिड्स लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स आर insoluble in water. These lipids must be transported in associating with oxygenation with lipoproteins in the circulation because large quantities of fatty acids from meals must be transported as triglyceride to avoid toxicity in the body. तो इसमें होता क्या है कि लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल लिपिड्स होते हैं।
तो इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है प्रोटीन के साथ में। तो जब प्रोटीन के साथ में इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो ये लाइपोप्रोटीन्स कहलाते हैं, और ये लाइपोप्रोटीन्स ब्लड सर्कुलेशन में आकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का कार्य करते हैं, क्योंकि यदि इनकी मात्रा शरीर में अधिक हो जाएगी तो ये टॉक्सिसिटी पैदा करेंगे। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का हम लोगों ने आंसर देखा कि एक ऐसा कंपाउंड जो कि लिपिड माना जाता है और ट्रांसपोर्टेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ अदर लिपिड्स में काम आता है, वो है लेसिथिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन सेल? मानव कोशिका में कितने जोड़े गुणसूत्र मौजूद होते हैं? 22, 23, 46, 44। ह्यूमन सेल की बात हो रही है तो ह्यूमन सेल में 46 गुणसूत्र होते हैं। हाँ, 46 गुणसूत्र होते हैं और 23 जोड़ी इनको कहा जाता है। अब 23 जोड़ी की जब बात आए तो 22 तो जोड़ी में होंगे, और यदि फीमेल की बात करें तो XX होगा फीमेल सेल में, और मेल सेल में XY होगा। इस प्रकार से ये 44 यहां हो जाते हैं, 45, 46, इस प्रकार से 46 गुणसूत्र होते हैं। तो मानव कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म टॉडलर्स रिफर्स टू। टॉडलर शब्द का तात्पर्य है। ऑप्शन ए फ्रॉम बर्थ टू 1 ईयर, बी फ्रॉम 1 ईयर टू 3 ईयर्स, सी फ्रॉम 3 ईयर्स टू 6 ईयर्स, डी फ्रॉम बर्थ टू 12 मंथ्स। देखिए, जब टॉडलर शब्द की बात आए तो टॉडलर मीन्स होते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं, ना तो ये नवजात होते हैं। तो ये जो छोटे बच्चे होते हैं जो कि अभी अभी हाल ही में चलना सीखे हैं, चल चल करके गिर पड़ते हैं, या जो अपने घुटनों के बल चल रहे हैं, इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम लोग फिगर के माध्यम से इस बच्चे को देख सकते हैं, तो ये बच्चा एक टॉडलर में आता है। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं इनकी जो रेंज होती है 1 से 3 साल की रेंज मानी गई है। तो 1 से 3 साल के जो बच्चे की रेंज होती है, इसको क्या कहा जाता है? टॉडलर शब्द कहा जाता है। और ये जो टॉडलर शब्द में जो शब्द है, ये टॉडल शब्द से आया है। टॉडल मीन्स होता है छोटे कदमों से चलने वाला। तो ये क्या है कि छोटे छोटे कदमों से चलते हैं बच्चे, तेज कदमों से या बड़े कदमों से नहीं चलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो एज होती है ये होती है 1 से 3 ईयर्स तक की। नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेमोरी डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स ओल्डर एडल्ट्स इज। वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाला स्मृति विकार है। ऐसा विकार जिससे जो ओल्ड पेशेंट हैं, ओल्ड वृद्ध लोग हैं, उनकी स्मृति क्षय हो रही है या कम होने लगी है। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है? ऑप्शन ए इंसोम्निया, बी डिमेंशिया या मनोभ्रंश, सी डिस्पनिया सांस लेने में परेशानी, डी डिस्ट्रॉफी। तो इस प्रकार से जब हम इसका ऑप्शन देखेंगे तो नींद न आने की समस्या, ये इंसोम्निया कहते हैं, ये नहीं हो सकता है। सांस लेने में परेशानी, डिस्पनिया भी नहीं होगा, डिस्ट्रॉफी भी नहीं होगा, क्योंकि ये चलने से संबंधित परेशानी होती है। तो ये जो स्मृति विकार है, मेमोरी डिसऑर्डर है, ये इसको बोलते हैं डिमेंशिया। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और जो मोस्ट कॉमन डिमेंशिया हम लोगों ने सुना होगा, एल्जाइमर्स डिजीज के रूप में सुना है, जो अक्सर वृद्ध पेशेंट को होता है। अब इस डिमेंशिया के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। डिमेंशिया संज्ञानात्मक कार्य का नुकसान है जो किसी व्यक्ति की सोचने, याद रखने और तर्क करने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। यह एक सिंड्रोम है जो कई बीमारियों के कारण हो सकता है, जो समय के साथ मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाते हैं। डिमेंशिया की गंभीरता
कम से लेकर गंभीर तक हो सकती है और यह किसी व्यक्ति के दैनिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकती है। तो डिमेंशिया एक ऐसी कंडीशन है जो हो सकता है कि कम अभी हो, बाद में धीरे धीरे करके बीमारी बढ़ती है और व्यक्ति को सोचने की, याद रखने की और तर्क करने की क्षमता प्रभावित हो जाती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, वृद्ध लोगों को प्रभावित करने वाला जो स्मृति विकार होता है, ये डिमेंशिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which mineral deficiency causes abnormal blood cell development and bone demineralization? किस खनिज की कमी से असामान्य रक्त कोश का विकास और अस्थि विखनिजीकरण होता है? बोन डीमिनरलाइजेशन हो रहा है। ऑप्शन ए, मैग्नीशियम की कमी के कारण, कॉपर, जिंक एंड कैल्शियम। बहुत अच्छे से आप लोग समझते होंगे कि हड्डी का जो ज्यादातर हिस्सा है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और इस कैल्शियम फॉस्फेट से ही हड्डी मजबूत होती है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि इसका आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन डी। तो कैल्शियम के बारे में यहां पर जो बॉन्ड डीमिनरलाइजेशन की बात हो रही है उससे संबंधित एक्सप्लेनेशन यहां पर दिया गया है। ह्यूमन बोन्स बिकम वीक ड्यू टू कैल्शियम डिफिशियंसी। कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य की जो हड्डियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं। अब बोन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। बोन एक प्रकार का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट टू द बॉडी, और बॉडी को प्रोटेक्शन भी प्रदान करता है और मूवमेंट भी प्रदान करता है। गति और इसका सहायता, गति और उसकी रक्षक का काम करता है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से स्केलेटन होता है, हमारे पूरे शरीर को मेंटेन किए है, हमारे शरीर का पूरा ढांचा है स्केलेटन, तो ये उसको प्रोटेक्शन भी दे रहा है और मूवमेंट भी देने का काम करता है। इट वर्क्स टू मेक आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। इट स्टोर्स ए लॉट ऑफ मिनरल्स इनसाइड। तो हड्डी के अंदर कई प्रकार के मिनरल्स स्टोर रहते हैं जो कि समय आने पर बॉडी उनका यूज करती है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार कैल्शियम की कमी के कारण बोन डीमिनरलाइजेशन की समस्या होती है और ब्लड सेल डेवलपमेंट पर भी असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर? मनोदशा विकार है। ऑप्शन ए, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर, बी, बाइपोलर डिसऑर्डर, सी, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डी, सीजोफ्रेनिया। तो मनोदशा की जब भी बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा या कहा हो, अक्सर लोग कहते रहते हैं कि इनके मूड का तो पता ही नहीं चलता है, कभी मूड अच्छा कभी मूड खराब। तो ये संबंधित आप इसी से समझिए कि ये इस प्रकार की जो मनोदशा विकार होती है, अफेक्टिव डिसऑर्डर होता है, ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। पता चला कि एक व्यक्ति अभी बहुत ज्यादा हंस रहा है और अचानक भी वो रोने लगता है या दुखी हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, एक अफेक्टिव डिसऑर्डर है, इसको बोलते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ये क्या है, अफेक्टिव डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। यहां पर हम लोग इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं ये किस प्रकार से एक, आप इसको कुछ भी समझिए, एक यहाँ पर मैडम है, बड़ी तेजी से यहाँ पर हंस रही थी, लेकिन अचानक ही इनका मूड खराब हो गया और ये अभी रोने लगी। तो ये क्या होता है, ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, अफेक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं और इनको बाइपोलर डिसऑर्डर भी बोलते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में समझते हैं। आ मूड डिसऑर्डर, आल्सो नोन एज एन अफेक्टिव डिसऑर्डर, इज एनी ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंडीशंस ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर where the main underlying characteristic is a disturbance in the person's mood। तो मेन जो इसमें आपको देखने को मिलेगा, मुख्य इनके जो सामान्य लक्षण देखने को मिलेगा वो क्या होगा, इनका मूड अचानक से डिस्टर्ब हो जाता है, कि अचानक से एक तरफ तो हंसना और दूसरी तरफ अचानक से रोना, तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे अब। ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ।
फास्फोरस, कैल्शियम, जिंक, आयरन। देखिए अभी जैसे कि बताया गया था आप लोगों को किसी प्रैक्टिस टेस्ट में कि जो हड्डियां होती हैं वो मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती, केवल कैल्शियम की हड्डी नहीं बनी होती है, कई प्रकार के मिनरल्स मिलकर के हड्डी को मजबूती प्रदान करते हैं। यदि कई प्रकार के मिनरल्स ना मिले और कैल्शियम ही भरपूर मात्रा में मिले तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता कि हड्डी मजबूत हो। तो हड्डी का जो मुख्य कंपाउंड होता है वो होता है कैल्शियम फॉस्फेट, और जब इस फास्फोरस की कमी हो जाती है तो हड्डी में कमजोरी आती है, हड्डी में पोरस हो जाती है, बोन्स पोरस होने लगती हैं। इसको जो कमी होती है ये किसके कारण होती है? ये होती है फास्फोरस के कारण। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम नहीं है, इसका जो करेक्ट आंसर क्या है? फास्फोरस है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ऑस्टियोपोरोसिस अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फास्फोरस। यहाँ पर एक चित्र के द्वारा भी देखेंगे किस प्रकार से ये हेल्दी बोन है और ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन है। तो ये हेल्दी बोन में जो इसका बोन मास है बहुत पास पास है, सकरा है, घना है, और इसमें देख सकते किस प्रकार से हड्डी पोरस हो चुकी है, जिसमें छिद्र भी हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये ऑस्टियोपोरोसिस की घटना होती है। और यहाँ पर एक चित्र के माध्यम से दिखाया गया है किस प्रकार डीमिनरलाइजेशन के कारण, हड्डी के कमजोर होने के कारण, ऑस्टियोपोरोसिस के होने के कारण ये झुकाव इसमें कमर में झुकाव आने लगता है। तो ये कैसी घटना होती है? ऑस्टियोपोरोसिस के कारण होने वाली घटना होती है। इससे संबंधित जो और एक्सप्लेनेशन है वो भी हम लोग यहां देखेंगे। Osteoporosis is a bone disease that develops when the bone mineral density and bone mass decreases or when the structure and strength of bone changes. ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी रोग है जिसमें हड्डियों की ताकत और घनत्व कम हो जाता है। इससे हड्डियों के टूटने का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस को पोरस बोन भी कहा जाता है। यह एक साइलेंट बीमारी है क्योंकि आमतौर पर इसके लक्षण नहीं दिखते हैं। तो ये साइलेंट बीमारी इसलिए बोलते हैं क्योंकि धीरे धीरे लक्षण दिखेंगे आपको, एक अचानक से मतलब इसके लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। जब हड्डी कुछ ज्यादा ही कमजोर होगी तभी इसका देखने में आता है लक्षण। ऑस्टियोपोरोसिस से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली हड्डियां कूल्हे, रीढ़ की हड्डी और कलाई की होती है। रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना पुरुषों की तुलना में 4 गुना ज्यादा तेजी से होती है। तो जो रजोनिवृत्ति मीन्स मेनोपॉज की स्थिति होती है जिसमें महिला का एमसी बंद होने लगता है, तो ये कंडीशन 45 से लगभग 50 के आसपास देखने को मिलती है। तो इन महिलाओं को उस टाइम में, इस एज ग्रुप की महिलाओं को अवश्य ही कैल्शियम अपने भोजन में बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनमें इस समय ऑस्टियोपोरोसिस होने की घटना सबसे ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना इस एज ग्रुप वाली महिलाओं को सबसे ज्यादा होती है। ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम कारकों में उम्र बढ़ना, उम्र के साथ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, हो सकता है कुछ दवाओं के साथ भी हो, वजन से भी ऑस्टियोपोरोसिस देखा गया है। ऑस्टियोपोरोसिस का इलाज करने के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन डी की पर्याप्त मात्रा वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के इलाज के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा अनुमोदित नियमित व्यायाम कार्यक्रम को भी अपनाना चाहिए। तो यदि ऑस्टियोपोरोसिस का आपको डायग्नोस करवाना है तो इसमें क्या करते हैं? बीएमडी परीक्षण किया जाता है, जिसको बीएमडी टेस्ट करते हैं, बोन मास डेंसिटी इसको टेस्ट को कहा जाता है। तो इससे पता चलता है कि आपकी हड्डी कितनी डेंस है या नहीं है। तो इस प्रकार से आज का ये प्रैक्टिस टेस्ट पूरा हुआ। यदि आपको ये प्रैक्टिस टेस्ट अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।